हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम 2012 का हिंदी का सेक्शन देखेंगे। यानी कि 2012 के पेपर जो नवंबर का पेपर है उसका हम हिंदी का सेक्शन देखेंगे। तो हिंदी के सेक्शन में आपको पता ही है 90 से 120 तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए आज का हिंदी का सेक्शन देखते हैं। और आपसे मैं कह रहा हूँ, आप प्रीवियस पेपर को देखिए, प्रीवियस पेपर को याद कर लीजिए, घोट के भी जाइए, क्योंकि प्रीवियस पेपर के बिना सीटेट को पास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर बहुत से बच्चे सीटेट को बिना ओल्ड पेपर के भी मान लीजिए अगर पास भी कर लिए, तो आपने जो बच्चा 50% मेहनत करने के बाद अपना सीटेट पास कर रहा है, आप उसे 50 की जगह 100 गुना उसमें लगा रहे हैं मेहनत। यानी कि 5,000 मेहनत कर रहे हैं, तब आपका पास होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क से आप सीटेट को पास करिए। और हमें सिर्फ और सिर्फ 90 नंबर चाहिए। 90 नंबर क्यों चाहिए आपको, उसका रीज़न बताता हूँ मैं। भाई आपके 150 में से मान लीजिए 140 नंबर आ गए, 140 नंबर आ गए, ठीक है। और 140 नंबर आने के बाद भी आपका एग्ज़ाम केवीएस का पास नहीं हो रहा, शिक्षा भर्ती का पास नहीं हो रहा, किसी चीज़ का पास नहीं हो रहा, तो क्या करोगे। इसलिए ज़्यादा एफर्ट यहाँ मत लगाइए, 90 नंबर लाइए, मतलब पास हो जाइए। और पास होने के बाद आप तैयारी जो मेहनत करनी है सारी, वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में करिए। चलिए समय व्यर्थ न करते, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये आपको कविता दी गई है, कविता देखिए सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है। काले बादल में रहती चांद की रेखा। पंक्ति का भाव क्या कर रहा है, तो पंक्ति का भाव है विपत्तियों के बीच आशा की किरण को दिखाने वाली बात कर रहा है। और इस तरह के आपको क्वेश्चनों का मतलब ये, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट तो आप इस लाइन से ही समझ जाएंगे, क्योंकि ये है एक तरह से मुहावरे वाली बात। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। काले बादल प्रतीक हैं डैश के। भाई किसके प्रतीक हैं काले बादल। क्वेश्चन नंबर 92 का क्या है, जातिगत वैमनस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। काले बादल में रहती चांद की रेखा में कौन सा अलंकार है, तो आपको पता ही है उसमें श्लेष अलंकार है, यानी कि श्लेष अलंकार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। निम्न में से बादल का पर्यायवाची क्या है। बादल का पर्याय है जलज है, यानी कि ऑप्शन नंबर नहीं पूछा है, तो इसलिए पहले अंडरलाइन लगा लेंगे कि ठीक है। घन होगा, परियोधन होगा, जलद होगा, और क्या होगा, जलज नहीं होगा। जलज किसका पर्यायवाची, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। स्वतंत्रता का विलोम क्या है। भाई स्वतंत्रता का आपको पता ही है कि क्या होगा, विलोम परिधीनतात्मक। तो इसका क्या होगा, पराधीनता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ सोच रहे हैं स्वतंत्रता गुलाम हो सकता है, गुलाम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। कवि क्या सुनने और देखने की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं अभी अमेंडमेंट कर देता हूँ। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, इन जो कविता वाले क्वेश्चन है, एक तो 6 क्वेश्चन मिलेंगे और पैराग्राफ में मिल जाते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 6 क्वेश्चन इसके होते हैं, तो 9 क्वेश्चन उसको मिलते हैं। भाई इन क्वेश्चनों में आपसे कविता का शीर्षक पूछ लेगा, कविता में आखिरी अलंकार पूछ लेगा, तो यानी कविता से 1 या 2 क्वेश्चन ही मिलेगा जो उसके कविता से मिलता है। क्योंकि कविता का अर्थ निकालना पड़ता है, इसलिए आपको ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। आपसे आशय पूछ लिया जाता है, विलोम पूछ लिया जाता है, पर्यायवाची पूछ लिया। तो इन सब चीज़ों को, कविता का क्या आशय है, कवि क्या कहना चाहता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है, तो आशा की किरण की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 से 105 तक ये गद्यांश है। ये आपको
पढ़ लेना है, देख लीजिए पॉज करके, आप पूरा गद्यांश पढ़ सकते हैं। पर अगर स्मार्ट वर्क करने वाले बच्चे होंगे, जो भाई एक तरह से पुरानी सोच वाले होंगे या फिर कुछ भी हो, धीरे चलने वाले बच्चे होंगे, वो कभी भी पैराग्राफ नहीं पढ़ते। यानी कि जो धीरे चलने वाले बच्चे हैं वो पैराग्राफ पढ़ते हैं, और जो स्मार्ट वर्क करने वाले हैं वो कभी भी पैराग्राफ नहीं पढ़ते, वो सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य है। भाई इस तरह का आपको पता ही चल रहा है, तो उसमें आपको फिर आपको जाना है किस पे, पैराग्राफ में, तब आपको देखना है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिना पैराग्राफ समझे आप उसका आंसर लगा सकते हैं। तो क्या होगा, उसे स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है। यानी सामाजिक कार्य और उसका क्या उद्देश्य है, तो ये है उद्देश्य। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लेखक का मानना था, क्या मानना था, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी से काट कर उनकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 क्या कह रहा है, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है, तो वो किसकी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी कह रहा है, ऑप्शन 1 की कह रहा है, तो उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 100, आत्मा, आत्मा का उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। यानी आत्मा जो है, उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, एक होता है उपसर्ग और एक आता है प्रत्यय। उप का मतलब पहले लगने वाला, प्रत्यय मतलब बाद में लगने वाला। तो परम आत्मा में नहीं है, तो परम प्लस आत्मा तो ये है, परम प्लस आत्मा प्रत्यय है। ये आत्म सम्मान ये सब हो जाएंगे उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। लेखक के अनुसार तिलेनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विषयकरण पन्ना लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो वो हो गया वहाँ स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। शताब्दी डैश समाज का उदाहरण है। यानी कि किसका उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। गांधी जी डैश को मान्यता नहीं देते थे, तो किसके लिए, आक्रामक, यानी कि एक तरह से गांधी जी किसको, विरोध का, यानी कि विरोध नहीं करने के लिए कहते थे। वो कहते थे सत्य और अहिंसा वाली बात को लेकर चलते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो वो क्या नहीं है, अनुशासित, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उपयोगी शब्द का विलोम क्या है, उपयोगी का अनुपयोगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से 120 तक। ये है पेडागोजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 106, भाषा सीखने का सिखाने का उद्देश्य क्या है। भाई भाषा सीखने और सिखाने का क्या उद्देश्य है, विभिन्न स्तरों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। भाई आपको भाषा का मतलब, यानी कि भाषा सिखाई इसलिए जाती है कि आप विभिन्न स्तरों पर भाषा को करना सीख सकें। आपको कहीं मंच पर भाषा प्रयोग करनी है, तो भाषा का प्रयोग कैसे करेंगे आप, तभी तो कर पाएंगे जब आपको भाषा का ज्ञान होगा, यानी भाषा का सही तरह से आप उपयोग करना जानेंगे। अगर आप भाषा का उपयोग करना ही नहीं जानेंगे या भाषा का ज्ञान नहीं होगा आपको, तो आप उस चीज़ को कैसे यूज़ कर पाओगे, यानी कि भाषा को विभिन्न स्तरों में प्रयोग कैसे कर पाए। आपको क्लास में खड़े होकर किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना है या एक तरह से बोलना है, तो तभी तो कर पाओगे जब आप उस चीज़ के बारे में जानते होगे या कुछ समझते होगे, तभी तो कर पाओगे भाई। नहीं तो ऐसे थोड़ी कर पाओगे। किसी भी चीज़ के भाषा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, भाषा का ज्ञान। अगर भाषा का ज्ञान किसी को है, तो वो
व्यक्ति को एक तरह से पागल बना सकता है। भाई भाषा का अच्छा ज्ञान ही व्यक्ति के सामने वाले को पागल बना सकता है। जैसे कहते हैं कि साइकोलॉजर क्या नाम ये करता है वो करता है, तो उसे अपने सामने वाले के दिमाग में उसके उसकी भाषा से ढूंढने का नज़रिया आता है, तो इसलिए वो इस तरह से भाषा से खेल लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाषा से खेलना आपको आना चाहिए। जब आपको भाषा से खेलना आ जाएगा तब आप चीज़ों को समझ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। 107 क्या कह रहा है? एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उसकी बच्चों की भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। भाई अवसर क्या है? हमारा टैग वर्ड है, और टैग वर्ड का मतलब ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, भाषा का प्रयोग क्या हो जाएगा? भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भ में होता है। देखिए, भाषा के आपको मैंने 4 क्वेश्चन बताए थे, और 4 क्वेश्चन कोई भी नहीं कमेंट सेक्शन में बताता। भाषा के क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो आपको दिक्कत हो जाएगी पेपर में, खासकर CTET के पेपर में भाषा के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्यों नियमबद्ध व्यवस्था है? अब ये आएगी नियमबद्ध व्यवस्था में कै, खे, गे, घे, ये सारी चीज़। भाई क्या 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 ना, छः अगर आपको भाषा के बारे में सीखना है तो कै के बाद खे ही पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कै के बाद खे ही पढ़ोगे, ना कि कै के बाद गै पढ़ दोगे, गै पढ़ दोगे, ये नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसलिए नियम से जब चला जाएगा तो तभी पढ़ा जाएगा। राम स्कूल गया या स्कूल जाता है, यानी कि उसके जो पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के बारे में जब तक आपको नियम नहीं पता होंगे भाषा के, तब तक आप भाषा के साथ खेल नहीं सकते। एक तरह से भाषा के उतार चढ़ाव के बारे में आपका ज्ञान शून्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? तो वो करता है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे। भाई आपको जो अच्छा टीचर होगा, यानी कि गुड टीचर जो होगा, वो कभी भी अपने स्टूडेंट के, जैसे कि आपने मान लीजिए एक क्वेश्चन का आंसर लिखवाया, ठीक है, और वो बच्चा आप लिखवा दिया, उसने अपने शब्दों में लिखा, यानी ओन अपने शब्दों में उसका आंसर आपको एग्ज़ाम में दिया, और एक बच्चा है कि किताब से रटा रटा आंसर लिख देता है, तो जो बच्चा बंधा बंधाया आंसर देगा, यानी कि रटा रटा आंसर देगा, वो क्रिएटिव नहीं होगा। जो बच्चा अपने शब्दों में लिख रहा है उस आंसर को, वो क्रिएटिव होगा, नॉलेज वाला होगा। इसलिए कहते हैं कि जो अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। बच्चे अपनी परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक हाथ क्या है? यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराते हैं, यानी कि कराया जाए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। क्यों साधन है? और आपको आज मैं बताता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी लैंग्वेज हैं उसमें बुक अलाउड है, और जगह बुक अलाउ नहीं होती। आपको सिर्फ टॉपिक और टॉपिक देखना होता है। और आपसे क्वेश्चन जब इंटरव्यू में, खासकर जो भाषा के टीचर होते हैं, और जैसे केवी में इंटरव्यू है या किसी भी जगह इंटरव्यू है, आपसे क्वेश्चन खासकर एक यही पूछा जाता है कि आपको, आप पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, और पढ़ाते टाइम हाथ में बुक कैसे पकड़नी है, कौन सा, कितनी उंगलियों में दबाना चाहिए, कैसे दबा के बुक पकड़ी जाती है, कौन से हाथ में पकड़ी जाती है, कितने डिग्री के एंगल में बुक पकड़ी होनी चाहिए, कैसे पकड़ी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें तभी पता होंगी आपको जब आप बीएड की रेगुलर क्लास ली होंगी, या फिर आपके डीएड की क्लास ली होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। बच्चों की भाषा संबंध क्रमिक प्रगति का लेख
लेखा जोखा रखना डैश किस कहलाता है, तो भाई पोर्टफोलियो। मैंने फिर अभी कहा है, यानी कि आपने किसकी ईवीएस की वीडियो देखी होगी, सीडीपी की वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने कहा था कि आपको पोर्टफोलियो कहीं भी दिख जाए आंसर किसी भी क्वेश्चन में, तो उसका आंसर होगा पोर्टफोलियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। पत्र पत्रिका भाषा सीखने में क्या होते हैं, तो वो होते हैं, इसका आंसर क्या होगा, साधक, यानी कि साधक होंगे। भाई आपको न्यूज़पेपर कहा जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, तो न्यूज़पेपर से क्या होगा, रीडिंग आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि आपको कहेंगे कि 10 पन्ने आप रोज़ पढ़िए, तो उससे क्या होगा, रीडिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है, तो वह है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री को प्रतिक्रिया व्यक्त करना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है, भाषा के विभिन्न प्रकार के प्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, भाषा की बारीकी संदर्भ, तो इसका क्या होगा, भाषा सीखने की त्रुटि बिल्कुल ना होना, बिल्कुल गलत है। संदर्भ अतः ये अतोषित करना, ये गलत है। फिर होगा भाषा व्याकरण का सीखना पर बल देना, बल नहीं देना हमें, सिखाना। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सुरक्षित करना, यानी कि आपको कहना है एक तरह से कि आप स्कूल से, मतलब घर से स्कूल आए, तो स्कूल से मतलब कैसे आए, किस किस माध्यम से, अपने अनुभव को लिखिए, क्या आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, ये सब चीज़ें जब लिखेगा बच्चा, तो देखेंगे कि उसके अनुभव से वो भाषा का ज़्यादा ज्ञान कर पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना वर्णन करता है, तो किसके, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है, बहुभाषीय बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है, बच्चों की मातृभाषा समुचित समान स्थान देते हुए मानक भाषा की परिचय कराना होता है। भाई बहुभाषी कक्षा में आपका बच्चा, मान लीजिए कोई मराठी भाषा का बच्चा है, मान लीजिए मराठी भाषा का बच्चा है, या फिर बिहारी भाषा का, भोजपुरी भाषा का बच्चा है, और उसे आपको सिखानी है हिंदी, तो आप क्या कहेंगे कि हिंदी पे जोर देंगे कि हिंदी में बोलो, इसमें बोलो, नहीं, आपको क्या करना है, उसकी स्थानीय भाषा यानी भोजपुरी भाषा या मराठी भाषा के द्वारा उसे हमें सिखानी है हिंदी, या उसे सिखानी है इंग्लिश, तो द्वारा सिखानी है, ना कि उसे उसका कनेक्शन काट कर एक तरह से चीज़ों को इन्वॉल्व करना है। अगर इस तरह काम करोगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, और उसमें एंगरनेस आ जाएगी, और आपका सम्मान नहीं करेगा, आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, आपसे इन्वॉल्व नहीं होगा, क्लासरूम से एक तरह से कटा कटा रहेगा, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि एक भाषा जो उसकी मातृभाषा है, उसी के द्वारा हमें अन्य भाषा सिखानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भाषा के व्याकरण का की समझ को क्या है, तो संदर्भकरण प्रश्नों के माध्यम से आंका जा सकता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, जो ये क्वेश्चन थे, यानी कि आपको 90 से 120 तक क्वेश्चन किसके मिले, हिंदी के, और हमारा 2012 के दोनों पेपर हो चुके हैं, तो आपको दोनों पेपर मिल चुके हैं। इसी तरह आपको सारे पेपर मिलेंगे 2011 से, सारे पेपर मिलेंगे 22 तक के, और पेपर आपको सारे सेक्शन नहीं मिलेंगे, इसमें मिलेगा ईवीएस, सीडीपी, एसएसटी और हिंदी, इनमें आपको सारे सेक्शन मिलेंगे, जिसमें आपको समझ में आ जाए। और आपको सारी पेपर एक ही जगह अगर आपको चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है,
वहाँ से आप जाकर इस बुक को ले सकते हैं। ये पेपर 1 की बुक है और ऐसे ही पेपर 2 की बुक है, उसमें सारे पेपर दिए गए हैं 2011 से लेकर 2022 तक के। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर करके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर करके, जिससे हमारे मोटिवेशन बना रहे और आपको वीडियो लगातार मिलते रहे। थैंक यू।